हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के रिवीजन को। ठीक है, सो मैं टू द पॉइंट आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के, राइट। और मैंने एक वीडियो अपलोड किया है एयर पोल्यूशन का, उसको आप देख सकते हैं। उस एयर पोल्यूशन पूरा कवर हो जाएगा कोई भी एग्जाम से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हियर, वाटर डिमांड। तो वो जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स वाटर डिमांड होता है, वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक लो इनकम ग्रुप, एक हाई इनकम ग्रुप। ठीक, ये हाई इनकम ग्रुप में फुल फ्लशिंग सिस्टम होता है, राइट। सो फर्स्ट, डोमेस्टिक डिमांड अगर है तो लो इनकम ग्रुप के लिए उसकी जो क्राइटेरिया है वो है 135 LPCD, लीटर्स पर कैपिटा पर डे, एंड HIG is 200 LPCD. For industrial demand it is 70, and for high income group also it is 70, right. For public utility demand it is 10 LPCD, and for high income group also it is 10 LPCD. ठीक, for thefts and leakage for low income group it is 55 liters per capita per day, and for high income group also 55 LPCD. ठीक, सो जो मेन चेंज है वो किस में है, डोमेस्टिक डिमांड में ही है वाटर के। ठीक, सो जो वाटर की जो डिमांड होती है वो लो इनकम ग्रुप के लिए वो होती है 270 LPCD, और फॉर हाई इनकम ग्रुप ये होती है 335 LPCD, राइट। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर होटल, स्कूल्स और कॉलेजेस हैं तो उसमें हम इतना तो नहीं दे सकते, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो इसीलिए उसमें स्पेसिफाइड है 135 LPCD। नेक्स्ट, जो हमारे को फायर डिमांड, मतलब फायर को आग को बुझाने के लिए जो पानी की ज़रूरत होती है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं। ठीक, तो पहला है क्यूचलिंग फार्मूला। उसमें क्या होता है, क्यू जो होता है डिस्चार्ज वो होता है 3182√P, जिसमें क्यू डिस्चार्ज जो होता है वो लीटर्स पर मिनट में होता है, और पी जो होती है वो पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स होती है। ठीक, नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला क्या है, नेशनल बोर्ड ऑफ अंडर राइटर्स फॉर्मूला। ठीक, ये इसमें दो फॉर्मूलेस है, वो अगर पॉपुलेशन लेस देन और इक्वल्स टू 2 लाख है, और जब पॉपुलेशन ग्रेटर देन 2 लाख है। ठीक, तो जब पॉपुलेशन लेस और इक्वल्स टू 2 लाख है तो क्यू क्या है, जो वाटर की जो डिमांड है वो क्या है, 4637√P ब्रैकेट 1 - 0.01√P, जिसमें क्यू जो होता है वो लीटर्स पर मिनट में होना चाहिए और पॉपुलेशन थाउजेंड्स में होनी चाहिए। ठीक, तब ही ये फॉर्मूला वैलिड होगा। नेक्स्ट, अगर पॉपुलेशन 2 लाख से ज़्यादा है तो क्या है, एक प्रोविज़न है फॉर 54600 लीटर पर मिनट विच मे बी मेड विथ एन एक्स्ट्रा एडिशनल प्रोविजन ऑफ 9100 to 36,400 लीटर पर मिनट फॉर सेकेंड फायर। ठीक, तो ये आपको प्रोविजन याद रखना रहेगा। नेक्स्ट, द पर कैपिटा डिमांड क्यू क्या होता है, ये क्या होता है, एक एनुअल एवरेज अमाउंट होता है डेली वाटर जो रिक्वायर्ड होता है एक पर्सन के द्वारा, एंड इंक्लूड्स द डोमेस्टिक यूज, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूज, राइट। एनुअली एक इंसान को डेली कितना पानी लगता है, ठीक, वो होता है पर कैपिटा डिमांड। पर कैपिटा डिमांड क्यू जो होता है उसकी यूनिट होती है लीटर्स पर डे पर हेड। ठीक, इसकी फॉर्मूला क्या है, टोटल ईयरली वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द सिटी इन लीटर्स डिवाइडेड बाय 365 इनटू डिजाइन ऑफ पॉपुलेशन। नाउ देर आर वेरियस मेथड फॉर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, कि अगर इस ईयर में पॉपुलेशन इतनी है तो हमको पूछेगा इस ईयर में कितनी होगी, राइट। सो हमारे पास मेथड्स हैं यहाँ पे, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। ठीक, सो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का, उसमें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है ये पूरे मेथड्स को, तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं वहाँ से। सो यहाँ पे रिवीजन के लिए मैं इतना बता देती हूँ, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड में अगर हम आपको पॉपुलेशन फाइंड करनी है, PN गिवन ईयर आपको दिया रहेगा, उसका फॉर्मूला होता है P0 + NX बार, जिसमें P0 जो होती है वो पॉपुलेशन ऑफ लास्ट नोन डेकेड होती है, मतलब जो लास्ट पॉपुलेशन जिस समय की दी हुई है वो, N जो होता है वो नंबर ऑफ डेकेड्स है, मतलब कितने डेकेड्स का गैप है, 1 डेकेड 10 ईयर्स के इक्वल होता है, राइट। सो एक्स बार क्या है, यहाँ पे एवरेज है, मतलब अर्थमेटिक मीन है पॉपुलेशन इंक्रीज का इन द नोन डेकेड्स में। ठीक, नेक्स्ट ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इसका फॉर्मूला क्या है, Pn = P0 1 + R/100 होल टू द पावर n। ठीक, जिसमें Pn हमको पॉपुलेशन फाइंड करना रहेगा जो भी ईयर आपके पास गिवन रहेगा। ठीक, n जो होगा वो नंबर ऑफ डेकेड्स होगा, जितने डेकेड्स का गैप रहेगा। ठीक, जो P0 होता है ये पॉपुलेशन ऑफ लास्ट नोन डेकेड है, जिस समय की पॉपुलेशन लास्ट गिवन रहेगी। ठीक,
आर जो है वो एज्यूम्ड ग्रोथ रेट है, हम ग्रोथ रेट यहाँ पे फाइंड करेंगे, फिर उसका जब हम एवरेज लेंगे वो क्या होगा, R1 इंटू R2 इंटू R3 होल टू द पावर 1/n, जितने हमारे पास रेट होंगे, ठीक। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आर जो है वो क्या होता है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन इंटू 100। जब आप R1 R2 R3 निकालेंगे तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, और जब आप एवरेज आर निकालेंगे वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, राइट। नाउ द थर्ड मेथड इज इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, इसको क्या बोलते हैं, और मेथड ऑफ वेरी इन इंक्रीमेंट, ठीक। इसमें क्या होता है, पी एन इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार प्लस एन प्लस 1/2 इंटू वाई बार होता है, ठीक। जो पी नॉट होता है वो पॉपुलेशन ऑफ लास्ट नोन डेकेड होता है, जो हमारे को पता होती है। एन जो होता है वो नंबर ऑफ डेकेड्स होता है, ठीक। और यहाँ पे एक्स बार और वाई बार क्या होता है, एक्स बार जो होता है वो एवरेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन होता है नोन डेकेड्स का, ठीक, एवरेज इंक्रीज जो हमारे पास पॉपुलेशन गिवन है नोन डेकेड्स। और वाई बार जो होता है वो एवरेज होता है इंक्रीमेंटल इंक्रीज ऑफ द नोन डेकेड्स, जो इंक्रीमेंटल इंक्रीज आएगा मीन्स इंक्रीज का भी इंक्रीज। नाउ द अदर मेथड यूज्ड फॉर पॉपुलेशन फोरकास्ट इज डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक। इसमें पॉपुलेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, पी एन इक्वल्स टू पी एन माइनस 1 ब्रैकेट 1 प्लस आर माइनस आर डैश इंटू एन बाय 100। जो पी एन माइनस 1 है वो पॉपुलेशन क्या है, जो आज जो पॉपुलेशन है उससे एक डेकेड पहले की पॉपुलेशन है, ठीक। अगर आपको 2010 में पूछा है तो ये 2000 की पॉपुलेशन रहेगी, राइट। नाउ नेक्स्ट मेथड इज लॉजिस्टिक कर्व मेथड, इसमें कैसे फाइंड करते हैं पॉपुलेशन, पी इक्वल्स टू पी एस बाय 1 प्लस एम लॉग ई इनवर्स एन इंटू टी, जहाँ पे पी एस जो है वो सैचुरेशन पॉपुलेशन है और एम जो है कांस्टेंट है, ठीक। दिस आर अदर टू मेथड्स of finding the population. Now the next important part in environmental engineering is quality parameters of water. इसमें वाटर की किस तरीके से करेक्टरिस्टिक्स रहती हैं, वाटर की फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहती हैं और उनकी परमिसिबल लिमिट क्या होनी चाहिए पानी में, वो हम स्टडी करते हैं, ठीक। सो पहला है कलर, नेक्स्ट है टेस्ट एंड ऑर्डर, नेक्स्ट इज टर्बिडिटी एंड टेम्परेचर, दिस आर द फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ वाटर, ठीक। सो जो कलर होता है वो एक टिंटोमीटर से मेजर किया जाता है, जो कि एक कलर मैचिंग टेक्निक होती है, कलर से मैच करके हम उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक। जो इसके रिजल्ट्स आते हैं वो टीसीयू में आते हैं और हेजन यूनिट में आते हैं, ठीक। जो टीसीयू होता है वो एक ट्रू कलर यूनिट होता है, जिसमें जो 1 टीसीयू होता है वो किसके इक्वल होता है, कलर प्रोड्यूस्ड बाय 1 mg per liter of platinum in the form of chloroplatinated ion. ना टेस्ट एंड ऑर्डर ये किससे मेजर किया जाता है, ऑस्मोस्कोप से मेजर किया जाता है। जो इंटेंसिटी होती है टेस्ट और ऑर्डर की वो किससे मेजर करते हैं हम, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर से, TON। नेक्स्ट है टर्बिडिटी, टर्बिडिटी क्या होती है, वो मेजर ऑफ एक्सटेंट होता है जब लाइट या तो एब्जॉर्ब हो जाती है या स्कैटर हो जाती है सस्पेंडेड मटेरियल के पानी से। टर्बिडिटी हम कैसे मेजर करते हैं, टर्बिडिटी रॉड से, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर से, बेलीज टर्बिडिटी मीटर या नेफ्लोमीटर से, ठीक। टर्बिडिटी रॉड ये एक फील्ड मेथड है, रॉड के फॉर्म में रहता है, जिसमें प्लैटिनम की वो जो रॉड होती है उसको हम डिप करते हैं पानी में, फिर टर्बिडिटी मेजर करते हैं, ठीक। जो जैक्सन टर्बिडिटी मेथड होता है वो लैबोरेटरी मेथड होता है, ठीक। टर्बिडिटी रॉड जो है फील्ड मेथड है, जैक्सन टर्बिडिटी है जो होता है ये एक लैब मेथड है। ये कब यूज़ होता है, जब टर्बिडिटी ग्रेटर देन 25 ppm होती है, राइट ना। टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या होता है, पानी सप्लाई के लिए जो टेम्परेचर होता है उसकी जो लिमिट है वो 10 to 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक। और ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो ऑब्जेक्शनेबल होता है, मीन्स नॉट रिकमेंडेड, ये रिकमेंड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें टोटल सॉलिड्स जो होते हैं वो किसके इक्वल होने चाहिए, डिसॉल्व सॉलिड्स प्लस सस्पेंडेड सॉलिड के, ठीक। नाउ पीएच, हम वाटर का पीएच फाइंड करते हैं। जो पीएच का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नेगेटिव लॉग बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक। जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो मोल्स पर लीटर में होना चाहिए, राइट। पीएच जो होता है वो किसके द्वारा मेजर होता है, पोटेंशियोमीटर से मेजर होता है, ठीक। अगर पीएच 7 से ज़्यादा है तो वो क्या है, बेसिक नेचर है, pH 7 है तो वो न्यूट्रल नेचर का पानी है, और pH अगर लेस देन 7 है तो क्या है, एसिडिक वाटर है, राइट। और हमको पता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻14 के, ठीक। और पीओएच किसके इक्वल होता है, नेगेटिव लॉग बेस 10 ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, राइट। पीएच प्लस पीओएच 14 के इक्वल होता है, राइट। नाउ
इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस इज हार्डनेस। हार्डनेस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सो जो हार्डनेस होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है कार्बोनेट हार्डनेस, एक होती है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक, जो कार्बोनेट हार्डनेस होती है वो किसके द्वारा होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस की वजह से होती है। ठीक, और जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होती है वो किसके द्वारा होती है, सल्फेट्स क्लोराइड्स की वजह से होती है, ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के। राइट, सो टोटल हार्डनेस किसकी वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इन mg पर लीटर इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम। ठीक, प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Mg2+ आयन इन mg पर लीटर इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम आयन। सो जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो CaCO3 का किसके इक्वल होगा, CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 100 होता है। ठीक, इसकी वैलेंसी क्या होती है, 2। सो जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो 50 के इक्वल होगा। ठीक, और कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 40, वैलेंसी क्या है 2। सो इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम का क्या हो जाएगा, 20। राइट, सो इस तरीके से आप टोटल हार्डनेस फाइंड करेंगे। ठीक, और जो एल्कनिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, SCO3 CO3 2- और OH- की वजह से। ठीक, अगर इसमें से एक भी प्रेजेंट है या तीनों प्रेजेंट है तो इनकी वजह से एल्कनिटी होती है। राइट, सो फॉर्मूला क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ SCO3- इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ SCO3- प्लस concentration of CO3 2- into equivalent weight of CaCO3 by equivalent weight of CO3 2- plus concentration of OH- into equivalent weight of CaCO3 by equivalent weight of OH-। ठीक, इसमें से कोई भी प्रेजेंट होगा तो एल्कनिटी उसकी वजह से होती है। सो जो एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं। आपने टोटल हार्डनेस और एल्कनिटी अभी निकाल ली। ठीक, अब क्या करेंगे, टोटल हार्डनेस किसके इक्वल होती है, कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की इक्वल होती है। ठीक, कार्बोनेट हार्डनेस जो होती है वो मिनिमम होती है टोटल हार्डनेस की और एल्कनिटी की। अभी हमने टोटल हार्डनेस फाइंड कर ली फॉर्मूले से और एल्कनिटी भी फाइंड कर ली। टोटल हार्डनेस किसकी वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन से वजह से होती है, और एल्कनिटी किसकी वजह से होती है, SCO3- CO3 2- और OH- के आयंस की वजह से होती है। ठीक, तो जो कार्बोनेट हार्डनेस होती है वो मिनिमम होती है इन दोनों की। ठीक, अगर दो केस है हमारे यहाँ पे, अगर टोटल हार्डनेस लेस देन और इक्वल टू एल्कनिटी है तो जो टोटल हार्डनेस है वो किसके इक्वल हो जाएगी, कार्बोनेट हार्डनेस की। ठीक, और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अगर टोटल हार्डनेस एल्कनिटी से ज़्यादा हो जाएगी तो जो कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगी वो एल्कनिटी की इक्वल हो जाएगी, और जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है वो टोटल हार्डनेस माइनस एल्कनिटी हो जाएगी। सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट रिलेशंस जो आपको याद रहेगा, तो इससे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, नाइट्रोजन कंटेंट। जो नाइट्रोजन होता है वो क्या इंडिकेट करता है, ऑर्गेनिक मैटर का प्रेजेंस इंडिकेट करता है। ठीक, अगर पानी में नाइट्रोजन है तो उससे ये पता चलता है कि पानी में ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक, ये किस किस तरीके से प्रेजेंट होता है पानी में, 4 तरीके से, फ्री अमोनिया, ऑर्गेनिक अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट। ठीक, जो फ्री अमोनिया होता है ये इंडिकेट करता है कि रीसेंट पॉल्यूशन है, पानी में अभी अभी पॉल्यूशन हुआ है। ऑर्गेनिक अमोनिया क्या इंडिकेट करता है कि डिकम्पोजिशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। और जो नाइट्राइट होता है ये क्या इंडिकेट करता है, जो पार्शली डिकम्पोज्ड कंडीशन इंडिकेट करता है कि ठीक है। और जो नाइट्रेट होता है वो इंडिकेट करता है ओल्ड पॉल्यूशन को, यानी कि फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड पॉल्यूशन को। ठीक, सो जो इसके परमिसिबल लिमिट्स हैं, फ्री अमोनिया क्या होता है, लेस देन 0.15 mg पर लीटर होना चाहिए। ठीक, ऑर्गेनिक अमोनिया जो है वो लेस देन 0.3 mg पर लीटर होना चाहिए। ठीक, वैसे ही नाइट्राइट जो है वो बहुत डेंजरस होता है, सो इसकी परमिसिबल लिमिट 0 है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए पानी में। ठीक, और जो नाइट्रेट है वो लेस देन 45 mg पर लीटर होना चाहिए। ठीक, क्या होता है, अगर नाइट्रेट का जो प्रेजेंस है ग्रेटर देन 45 mg पर लीटर होता है तो एक डिसीज़ होती है जिसको बोलते हैं ब्लू बेबी डिसीज़ हो जाती है। ठीक, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म यूज़ होता है नाइट्रोजन से रिलेटेड, दैट इज ज़िल्डाल नाइट्रोजन अमोनिया। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाता है ये क्या होता है। सो ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, फ्री अमोनिया और ऑर्गेनिक अमोनिया, मतलब पहले और दूसरे का ये कॉम्बिनेशन होता है, ज़िल्डाल नाइट्रोजन अमोनिया। और पानी में और भी पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि क्लोराइड कंटेंट, फॉस्फोरस, फ्लोराइड्स और दूसरे मेटल्स भी होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की। राइट, नाउ
पानी में क्या होता है, कुछ बैक्टीरियाज, वायरस, प्रोटोजोआ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो उसकी वजह से क्या होता है, कुछ डिसीजेस होती हैं, ठीक। जैसे कि अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो कोलेरा हो जाता है, वायरस प्रेजेंट है तो जॉन्डिस हो जाता है, प्रोटोजोआ प्रेजेंट है तो एमोबिक डिसेंट्री हो जाती है, ठीक। सो इसीलिए बायोलॉजिकल वाटर की क्वालिटी कैसी है हमको वो भी पता करना रहता है, ठीक। सो नेक्स्ट पॉइंट इज बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। सो इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड हेलमिंथ आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग डिसीज। इससे डिसीज फैलती है, ठीक, बीमारियां होती है। और कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन में ऑफ ऑल वार्म ब्लडेड एनिमल्स में, ठीक। जो ये बैक्टीरिया होते हैं ज़्यादा समय रहते हैं एज कम्पेयर टू पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक। हेंस इफ कॉलीफॉर्म इज एब्सेंट, अगर कॉलीफॉर्म एब्सेंट है तो हम ये बोल सकते हैं पैथोजेंस भी एब्सेंट है, ठीक। अगर कॉलीफॉर्म एब्सेंट है तो हम ये बोल सकते हैं पैथोजन भी एब्सेंट है। सो देयर आर बेसिकली 3 टेस्ट फॉर कॉलीफॉर्म्स, ठीक। द टेस्ट फॉर कॉलीफॉर्म्स आर फर्स्ट मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक, सेकेंड मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट, थर्ड इज कॉलीफॉर्म इंडेक्स, राइट। सो जो फर्स्ट मेथड होता है मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक में हम क्या करते हैं, वाटर को हम पोर करते हैं एक स्टरलाइल मेम्बर फिल्टर में, एक मेम्बर होता है इसके ऊपर हम वाटर को पोर करते हैं, ठीक। सो जो मेम्ब्रेन होता है इसको हम किसके कांटेक्ट में रखते हैं, न्यूट्रिएंट एम एंडोमीडियम इसके कांटेक्ट में रखते हैं, राइट। जो क्या परमिट करता है, ग्रोथ ऑफ ओनली कॉलीफॉर्म कॉलोनी। सो कॉलीफॉर्म कॉलोनी का उसमें ग्रोथ होता है, ठीक। फिर उसके बाद इंक्यूबेट करते हैं हम इसको 20 आवर्स के लिए, ठीक। उसके बाद जो नंबर ऑफ विजिबल कॉलोनीज होती है, इसमें जो दिखने लगती है कॉलोनीज, उसको हम काउंट करते हैं इस टेक्निक में। नेक्स्ट होता है मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट। इस टेस्ट में 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज इज प्रिजम्पटिव टेस्ट, सेकेंड इज कन्फर्म टेस्ट, थर्ड इज कंप्लीटेड टेस्ट, ठीक। जो प्रिजम्पटिव टेस्ट होता है ये क्या करता है, सिर्फ इंडिकेट करता है लाइकली प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म, कि कॉलीफॉर्म है। कन्फर्म टेस्ट से क्या होता है, कन्फर्म करने के लिए यूज़ होता है कि कॉलीफॉर्म है ही है, ठीक। सो जो कंप्लीटेड टेस्ट होता है इसमें हम क्या करते हैं, कॉलीफॉर्म को कन्फर्म करते हैं इसमें फाइनली हम इस टेस्ट में। और जो एमपीएन जो होता है वो बेसिकली किससे कैलकुलेट होता है, 3 मेथड से। एक तो आप टेबल बना सकते हैं, सेकेंड एक थॉमस इक्वेशन यूज़ होती है, थर्ड एक होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला से, राइट। थर्ड इज कॉलीफॉर्म इंडेक्स। ये क्या डिफाइन करता है, रेसिप्रोकल होता है स्मॉलेस्ट क्वांटिटी का सैंपल में जो पॉजिटिव बी कॉली टेस्ट देता है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज थॉमस इक्वेशन फॉर एमपीएन। जो थॉमस इक्वेशन है वो क्या बोलती है, एमपीएन पर 100 ml किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्यूब इनटू 100 बाय रूट ओवर ml ऑफ सैंपल इन नेगेटिव ट्यूब इनटू ml ऑफ सैंपल इन ऑल द ट्यूब्स। सो ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करोगे, सो इससे एमपीएन की वैल्यू आ जाएगी पर 100 ml में, राइट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन वाटर इज ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ठीक। हम पानी को कैसे ट्रीट करते हैं ये किस पे डिपेंड करता है कि पानी का नेचर कैसा है, पानी कितना गंदा है, ठीक। और हमारे को वाटर की क्वालिटी किस तरीके से चाहिए, सो हम ट्रीटमेंट उसी तरीके का देते हैं, ठीक। जो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट होता है एम्प्लॉयड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रॉ वाटर, किस तरीके का पानी है, कंस्टिट्यूएंट्स एंड द डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ वाटर क्वालिटी, और किस तरीके का हमको वाटर क्वालिटी चाहिए, ठीक। सो इसमें जो यूनिट ऑपरेशन है, द यूनिट ऑपरेशन इन वाटर ट्रीटमेंट आर, वाटर ट्रीटमेंट में बेसिकली जो प्रोसेस यूज होते हैं वो ये होते हैं, स्क्रीनिंग, एरेशन, फ्लॉकुलेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन एंड सॉफ्टनिंग। डिसइंफेक्शन मैंने अपने एक वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। नाउ इधर मैं आपको सबका रिवीजन कराना है मुझे, सो मैं शॉर्ट में आपको इन सब के बारे में बताऊंगी। नाउ स्क्रीनिंग क्या होता है, स्क्रीनिंग में 2 तरह की स्क्रीन होती है, एक कोर्स स्क्रीन और एक फाइन स्क्रीन। कोर्स स्क्रीन कब होती है, जब बार्स का जो स्पेसिंग होता है वो 20 to 100 mm सेंटर टू सेंटर होता है, ठीक। और फाइन स्क्रीन क्या होती है, एक वायर मैश के फॉर्म में होती है जिसकी ओपनिंग जो होती है वो लेस देन 10 mm होती है, राइट। सो स्क्रीनिंग में हम ये करते हैं, स्क्रीन से हम पानी को पास कराते हैं सबसे पहले, ठीक। देन एरेशन, एरेशन में क्या होता है, वाटर को हम एयर के साथ कांटेक्ट कराते हैं, वाटर इज ब्रॉट इन इंटीमेट कांटेक्ट विथ एयर। सो इससे क्या होता है, जो अनडिजायरेबल गैसेस होती है लाइक CO2 और H2S, इसका रिमूवल करते हैं हम, ठीक, एरेशन में।
नाउ नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है कि नेचुरल प्रोसेस है जिसमें सॉलिड्स की जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है फ्लूइड के कंपैरिजन में, उसमें सॉलिड्स को हम सेटल डाउन कराते हैं। ठीक, जो ऊपर तैरते रहते हैं सॉलिड्स विच आर सस्पेंडेड आर सेटल्ड, उसको हम सेटल कराते हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के माध्यम से, राइट। पर्पस ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक इज टू रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड। इसका पर्पस ये रहता है कि हम सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव कर सकें। सेडिमेंटेशन दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट इज प्लेन सेडिमेंटेशन, सेकेंड इज सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन, कोगुलेंट्स का जब हम यूज़ करते हैं। हाँ, इससे रिलेटेड फॉर्मूलेज देख लीजिए। सेटलिंग वेलोसिटी यूजिंग स्टोक्स लॉ, सो वी एस इक्वल्स टू गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू इंटू डी स्क्वायर बाय 18 म्यू। जो गामा एस है वो स्पेसिफिक यूनिट वेट ऑफ सॉलिड है, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर है, म्यू जो है वो डायनेमिक विस्कोसिटी है, राइट। नाउ important formula for overflow rate Vs equals to Q by B into L for a rectangular section। Q जो है वो डिस्चार्ज है, B जो है width of the channel है, L जो है वो length of the channel है, right। now velocity of flow जो होगा वो Vf equals to Q by B into H होगा। ठीक, जो डिटेंशन टाइम है मतलब टाइम ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्लो जो है वो किसके इक्वल रहेगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक बाय डिस्चार्ज। हमारे पास सेडिमेंटेशन टैंक जो होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक रेक्टेंगुलर और एक सर्कुलर। सो जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया वो रेक्टेंगुलर का था। नाउ वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर टैंक, सर्कुलर टैंक की वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, V इक्वल्स टू डी स्क्वायर इंटू 0.785 H प्लस 0.011 D, राइट। कोगुलेंट्स क्या होते हैं, कोगुलेंट्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हैं। कोगुलेंट्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हैं ताकि कोगुलेशन हो पाए। ठीक, नाउ कॉमन कोगुलेंट्स जो यूज होते हैं वो क्या है, एलम है, लाइम है। ठीक, जो केमिकल फॉर्मूला एलम का है वो क्या है, Al2SO4 थ्राइस डॉट 18H2O। ठीक, नाउ हम जब कोगुलेंट ऐड करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें एक मिक्सिंग की जाती है। ठीक, जो होता है मिक्सिंग बेसिन में, या तो एक उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल मिक्सर, मैकेनिकल मिक्सर से हम मिक्स करते हैं। ठीक, जिसमें जो जी होता है वो टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, जिसकी फॉर्मूला है रूट ओवर पी बाय म्यू इंटू वी, जिसमें जी की जो वैल्यू है वो पर सेकेंड में आएगी, पी जो है वो पावर अप्लाई होता है इन वॉट्स में, म्यू जो है वो डायनेमिक विस्कोसिटी है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में। ठीक, और वी जो है वो वॉल्यूम ऑफ टैंक है मीटर क्यूब में। सो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो यूनिट के अकॉर्डिंग आपको पुट करनी है, यूनिट जो यहाँ पे गिवन है इसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला वैलिड होगा, राइट। अगर पावर आपको किलोवाट में दिया है तो आपको वाट में कन्वर्ट करना है पहले। ठीक, और म्यू यहाँ पे न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और वी जो है वो वॉल्यूम ऑफ टैंक है मीटर क्यूब में। नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन। व्हाट इज फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं हम, फाइन फ्लॉक पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं, कलर, डिजॉल्व मिनरल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करते हैं, राइट। इसमें और क्या क्या रिमूव करते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स को भी रिमूव करते हैं जो कि सेडिमेंटेशन के द्वारा रिमूव नहीं हो पाते हैं। ठीक है, सो ये दो तरीके के फिल्टर्स होते हैं, एक तो ग्रेविटी फिल्टर्स, एक प्रेशर फिल्टर्स। जो नॉर्मली ग्रेविटी के अर्थ के द्वारा रिमूव हो जाते हैं पार्टिकल्स वो होते हैं ग्रेविटी फिल्टर्स, और प्रेशर में हमको प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, राइट। स्लो सैंड फिल्टर्स और रैपिड सैंड फिल्टर को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो इसके दो टाइप्स हैं ग्रेविटी फिल्टर के, स्लो सैंड फिल्टर्स और रैपिड सैंड फिल्टर। डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन क्या एक प्रोसेस होता है जिसमें हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, राइट। सो डिसइंफेक्शन बेसिकली क्लोरीन के द्वारा किया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्लोरीनेशन बोलते हैं। सो क्लोरीन बहुत सारे फॉर्म्स में यहाँ यूज होता है, फ्री क्लोरीन, हाइपोक्लोराइड्स, क्लोरामाइंस और क्लोरीन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। ठीक, सो बहुत सारे इसमें टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन होता है बेसिकली। सो प्लेन क्लोरीनेशन होता है जिसमें हम सिर्फ क्लोरीन डालते हैं और कुछ अदर ट्रीटमेंट नहीं डालते। ठीक, प्री क्लोरीनेशन क्या होता है, क्लोरीन को हम कोई भी ट्रीटमेंट के पहले डालते हैं, वो प्री क्लोरीनेशन होता है। ठीक, पोस्ट क्लोरीनेशन में क्या होता है, क्लोरीन को हम सबसे लास्ट में अप्लाई करते हैं जब हर ट्रीटमेंट हो गया होता है। डबल क्लोरीनेशन में क्या होता है, प्री क्लोरीनेशन और पोस्ट क्लोरीनेशन जब हम दोनों करते हैं वो होता है डबल क्लोरीनेशन। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन क्या होता है, हम लोग क्लोरीन को तब तक ऐड करते हैं जब तक क्लोरीन की डिमांड सेटिस्फाई नहीं हो जाए,
राइट। नेक्स्ट इज वाटर सॉफ्टनिंग। सो वाटर सॉफ्टनिंग बेसिकली हार्डनेस को रिमूव करने के लिए किया जाता है, ठीक। तो दो तरीके की हार्डनेस होती है, एक होती है टेम्पररी हार्डनेस, एक होती है परमानेंट हार्डनेस। जो टेम्पररी हार्डनेस है उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, बॉइलिंग के द्वारा, बाय एडिशन ऑफ लाइम से, राइट। जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो बेसिकली 3 प्रोसेस से रिमूव होती है, एक लाइम सोडा प्रोसेस, एक जियोलाइट प्रोसेस, एक डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस। जो इसमें सबसे एक्यूरेट मेथड है जो हार्डनेस को 0 तक रिमूव करता है वो है जियोलाइट प्रोसेस। इसको हम आयन एक्सचेंज प्रोसेस भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पानी जो आता है घरों में वो किस तरीके से आता है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। सो मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेविटेशनल सिस्टम, पंपिंग सिस्टम, कंबाइंड सिस्टम, ठीक। ग्रेविटी के द्वारा या तो पंप के द्वारा या तो दोनों फॉर्म यूज होता है, राइट। लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लेआउट। सो इसमें 4 तरीके के लेआउट है। फर्स्ट इज डेड एंड और ट्री सिस्टम, सेकेंड इज ग्रिड सिस्टम, थर्ड इज रिंग सिस्टम, फोर्थ इज रेडियल सिस्टम। डेड एंड में क्या होता है, एक मेन ब्रांच होती है, यहाँ से पानी सप्लाई होता है डिफरेंट सब ब्रांचेस में, ठीक। इसका मेन ड्रॉबैक ये है कि अगर कोई भी पाइपलाइन खराब होती है तो पूरे पाइपलाइंस को इफेक्ट करती है, ठीक। जो सिस्टम है उसमें ये ड्रॉबैक को ठीक कर दिया गया है, जिसमें हम और भी जगह से पानी सप्लाई हो जाता है, ठीक। रेडियल में ऐसे होता है, सेंटर से बहुत जगह से पानी आप सप्लाई करते हैं। नाउ डिटेक्शन ऑफ लीकेज इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो लीकेज होता है वो आप कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि वहाँ लीकेज है, बाय यूजिंग साउंडिंग रॉड, बाय प्लॉटिंग हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, जिसमें आप प्रेशर बनाते हैं, फिर वहाँ पे जहाँ पे किंक फॉर्म होता है वहाँ से हम लीकेज डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट इज बाय यूजिंग वेस्ट डिटेक्टिंग मीटर्स। नेक्स्ट इज वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स। वेस्ट वाटर बेसिकली जो आता है वो कहाँ कहाँ से आता है, इंडस्ट्रियल से आता है और म्युनिसिपल वेस्ट वाटर होता है, ठीक है। सो इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, टर्बिडिटी क्या होती है, मेनली जो वेस्ट वाटर होता है वो टर्बिड ही होता है, ठीक। कलर क्या होता है, कलर जो होता है वो लाइट ब्राउन और ग्रे कलर का होता है, राइट। और जो ओडर होता है, अगर ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो जाते हैं तो क्या होता है, इसमें जो ओडर आती है बेसिकली वो हाइड्रोजन सल्फाइड की आने लगती है। और जो टेम्परेचर होता है जो इंडिया में, वो एवरेज टेम्परेचर है सीवेज का इंडिया में 20 डिग्री सेल्सियस। नॉन नेक्स्ट इज केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो जो वेस्ट वाटर होता है उसमें बहुत सारे केमिकली डिफरेंस होता है कंपोनेंट्स का। सो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वेस्ट वाटर के वो इस तरीके से होते हैं, पीएच, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, ये मेजर करता है कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वेस्ट वाटर, ठीक। जो ऑर्गेनिक मैटर बायोडिग्रेडेबल भी है और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है, उनका कंटेंट को ये मेजर करता है, सीओडी टेस्ट, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो बीओडी होता है वो किसकी मेजर करता है, सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को जितना ऑक्सीजन रिक्वायर होता है वो बीओडी टेस्ट से हम मेजर करते हैं। बीओडी इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। और सीओडी में क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, दोनों का। तो जो ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है वो सीओडी होती है। इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर के लिए वो होता है बीओडी। नेक्स्ट इज थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर हमारे पास केमिकल फॉर्मूला पता है और क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर पता है सीवेज में, तो हम लोग एग्जैक्ट ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड होता है बाय राइटिंग द इक्वेशन हम उससे फाइंड कर सकते हैं, ठीक। कैन बी कैलकुलेटेड स्टोकियोमेट्रिकली, उसको बोलते हैं थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक। फॉर मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल केसेस सीओडी और थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड इक्वल लिया जाता है, राइट। सो इससे ये पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो होता है वो थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, फिर सीओडी होता है, फिर बीओडी होता है, फिर टीओसी होता है। नाउ व्हाट इज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होता है, जो ऑक्सीजन रिक्वायर होता है रेस्पिरेशन के लिए फॉर द एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ऑल अदर एरोबिक लाइफ फॉर्म, उसको बोलते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सांस लेने के लिए जितने ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो होता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। सो जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है फ्रेश वाटर में वो मिनिमम 4 ppm रहना चाहिए, राइट।
इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर इन फ्रेश वेस्ट वाटर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये डिटरमाइन किया जाता है विंकलर्स मेथड से। सो जो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं रिलेटेड टू बीओडी वो ये है, बीओडी एट 5 days इन 20 डिग्री सेल्सियस इज टेकन एज द स्टैंडर्ड बीओडी। जो हम स्टैंडर्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो 5 days और 20 डिग्री सेल्सियस के लिए लेते हैं, और जो बीओडी 20 डिग्री सेल्सियस के लिए होता है वो 2/3 होता है अल्टीमेट बीओडी का, राइट। और जो अल्टीमेट बीओडी होता है वो हमेशा सेम होता है, चाहे कितने भी डेज हो और कितने भी टेम्परेचर हो, 2 days 3 days 20 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस। सो जो अल्टीमेट बीओडी होता है मीन्स एल नॉट जो होता है वो हमेशा सेम होता है। सो बीओडी एट टी डेज में और टी डिग्री सेल्सियस में वो होता है एल नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस के इंटू टी। जो के होता है यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस का अगर हमारे पास गिवन है और अगर हमारे को फाइंड करना है मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस में, तो हम के की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, जो कि के डी इक्वल्स टू के एट 20 डिग्री सेल्सियस इंटू 1.047 होल टू द पावर टी माइनस 20। सो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी, उस के को यहाँ हम पुट करेंगे। सो बीओडी जो गिवन डे में पूछेगा और गिवन टेम्परेचर में पूछेगा वो यहाँ से आ जाएगा, वेयर के डी इज द डीऑक्सीजनेशन कॉन्स्टेंट, राइट। सो बीओडी एट टाइम टी एंड टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर टी है तो अगर बेस 10 के फॉर्म में अगर आपको लेना रहेगा, के की वैल्यू जो है बेस 10 में गिवन रहेगी। सो ये हो जाएगा L0 ब्रैकेट 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस के इंटू टी। यहाँ पे टी टाइम है और के जो है डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, राइट। इट चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर। नाउ डिज़ाइन ऑफ सीवरेज सिस्टम, अब हम सीवरेज सिस्टम को हम डिज़ाइन करेंगे, राइट। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, पार्शियल फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर सीवर। सीवर्स जो होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सैनिटरी सीवर, एक होता है स्टॉर्म सीवर। जो सैनिटरी सीवर होता है वो डिस्चार्ज कलेक्ट करता है हाउसेज से, और जो स्टॉर्म सीवर वो कलेक्ट करता है डिस्चार्ज फ्रॉम द रेनफॉल, राइट। पार्शियल फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर सीवर के कुछ फॉर्मूलेस हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ये मैं आपको बता देती हूँ। रेशियो ऑफ स्मॉल डी बाय कैपिटल डी इज इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट 1 माइनस कॉस अल्फा बाय 2, जहाँ पे जो स्मॉल डी है वो डेप्थ ऑफ फ्लो है, पानी कितने डेप्थ में फ्लो कर रहा है, राइट। और जो कैपिटल डी है वो डायमीटर ऑफ सीवर है सर्कुलर सीवर का, और अल्फा जो है एंगल है, राइट। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है हमारा एरिया में वो स्मॉल ए बाय कैपिटल ए इक्वल्स टू अल्फा बाय 360 माइनस साइन अल्फा बाय 2 पाई है, ठीक। जहाँ पे स्मॉल ए जो है वो है एरिया ऑफ फ्लो अंडर पार्शियल फ्लो कंडीशन, फ्लो जब पार्शली फ्लो करेगा, और कैपिटल ए जो है वो एरिया ऑफ फुल फ्लो है जब पानी पूरा फ्लो करेगा, जो कि किसके इक्वल है, सर्कल का एरिया की इक्वल π/4 d टू द पावर 4। नाउ इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन द स्मॉल पी एंड कैपिटल पी। स्मॉल पी जो है वो वेटेड पेरीमीटर है अंडर पार्शियल फ्लो में, और पी जो है वो पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर सीवर है, जो कि इक्वल है π/d के। सो स्मॉल पी बाय कैपिटल पी किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा बाय 360, अल्फा इज द एंगल। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन इज बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 360 साइन अल्फा बाय 2 पाई अल्फा, और वी कैन से दैट ए बाय पी वेटेड एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्मॉल ए बाय कैपिटल ए बाय स्मॉल पी बाय कैपिटल पी, जहाँ पे स्मॉल आर जो है वो हाइड्रोलिक रेडियस है अंडर पार्शियल फ्लो में, और कैपिटल आर जो है वो हाइड्रोलिक रेडियस है अंडर फुल फ्लो में, जो कि किसके इक्वल है, d/4 के। सो ये फॉर्मूलेस आपको याद रखने रहेंगे। सिमिलरली स्मॉल बी बाय कैपिटल बी किसके इक्वल हो जाएगा, मैनिंग फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा n/n r स्मॉल आर बाय कैपिटल आर होल टू द पावर 2/3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल वी बाय कैपिटल वी इक्वल्स टू कैपिटल N बाय N इंटू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर होल टू द पावर 2/3। जो स्मॉल वी है वो वेलोसिटी अंडर पार्शियल फ्लो है, और जो कैपिटल वी है वो वेलोसिटी अंडर फुल फ्लो है जब पानी पूरा फ्लो करेगा रिवर्स सिस्टम में। सिमिलरली क्यू, स्मॉल क्यू बाय कैपिटल क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू एरिया। सो स्मॉल वी बाय कैपिटल वी इंटू स्मॉल एरिया बाय कैपिटल ए। नाउ वेस्ट वाटर जो होता है वो होता है सॉलिड, लिक्विड या गैस और उसके कॉम्बिनेशन के फॉर्म में होता है, ठीक, जिसका कंसंट्रेशन हार्मफुल होता है एनवायरनमेंट में, ठीक है। सो हम उसको ट्रीट करते हैं, ट्रीटमेंट मेथड्स होते हैं। ये जो ट्रीटमेंट है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है यूनिट ऑपरेशन, एक है यूनिट प्रोसेस। यूनिट ऑपरेशन में क्या करते हैं, हम फिजिकल फोर्स यूज करते हैं, राइट, जैसे कि स्क्रीनिंग, मिक्सिंग, सेडिमेंटेशन, ठीक। और यूनिट प्रोसेस में क्या होता है, केमिकल्स को यूज करते हैं, एडिशन ऑफ केमिकल होता है, या तो यूज ऑफ बायोलॉजिकल मास यूज होता है, उसको बोलते हैं यूनिट प्रोसेस, ठीक।
बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एजेंट, कौन सा एजेंट यूज हो रहा है। बायोलॉजिकल यूनिट प्रोसेस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस और एक होता है अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस। सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस में क्या आता है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, और अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस में क्या आता है, ट्रिकलिंग फिल्टर्स, राइट। सो स्टार्ट करते हैं सीवेज का ट्रीटमेंट। हम किस प्रोसेस से सीवेज को ट्रीट करते हैं। फर्स्ट इज स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में हम स्क्रीन्स यूज करते हैं। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्क्रीन, कोर्स स्क्रीन, फाइन स्क्रीन और मीडियम स्क्रीन, ठीक है। सो इसमें हम बड़े पार्टिकल्स को रिमूव कर लेते हैं, जैसे कि वुड को, फ्लोटिंग डेब्रीज को, लीव्स को, ये सब रिमूव हो जाता है, ठीक है। सो इसका मेन पर्पस ये रहता है कि जो पंप आगे हम यूज़ करेंगे उनको हम बचा सकें, प्रोटेक्ट कर सके पंप को, पंप का रफ यूज़ नहीं हो, इसलिए स्क्रीन्स हम यूज़ करते हैं ना। द नेक्स्ट इज ग्रिड चैम्बर। ग्रिड चैम्बर किस लिए यूज़ होता है, ग्रिड्स को रिमूव करने के लिए, मतलब इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, राइट। और ग्रिड चैम्बर में क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल सेटल नहीं होते हैं, राइट, ठीक। और अगर हम जो वेलोसिटी देते हैं ग्रिड चैम्बर में वो इतनी होनी चाहिए कि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सेटल नहीं हो। अगर वो सेटल हो जाते हैं सो वेलोसिटी सफिशिएंट होनी चाहिए कि वो स्कोर कर सकें, स्कोर अवे द सेटल्ड ऑर्गेनिक मैटर को। नेक्स्ट इज स्किमिंग टैंक। स्किमिंग टैंक में हम क्या करते हैं, इसमें हम ऑयल, गैसेस, सोप्स को रिमूव करते हैं, राइट। यह हमेशा से सेडिमेंटेशन टैंक के पहले लगाया जाता है, स्किमिंग टैंक, राइट। नाउ नेक्स्ट इज पीएसटी, दैट इज प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स को हम सेटल कराते हैं, राइट। प्राइमरी सेडिमेंटेशन में ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स को सेटल कराते हैं, राइट। सो जो इसमें टाइप्स ऑफ सेटलिंग होती है वो बेसिकली 4 टाइप्स की होती है, डिस्क्रीट सेटलिंग, फ्लॉक्यूलेंट सेटलिंग, हिंडर्ड और जोन सेटलिंग या कंप्रेशन सेटलिंग, राइट। नेक्स्ट उसके बाद हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट देते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, ये एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है। ये 2 तरीके से किया जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक, जो कि एरोबिकली भी होता है और एनारोबिकली भी होता है। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एनारोबिक मतलब बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। सो जो एरोबिक ट्रीटमेंट है वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रिकलिंग फिल्टर, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस और ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ठीक। और जो एनारोबिक ट्रीटमेंट होते हैं वो बेसिकली किसके द्वारा होते हैं, सेप्टिक टैंक में, इमॉफ टैंक में, राइट। नेक्स्ट हम टर्शरी ट्रीटमेंट देते हैं, राइट, सीवेज को। फिर उसके बाद हम सीवेज को डिस्पोज कर देते हैं, डिस्पोजल ऑफ सीवेज होता है, राइट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज रिगार्डिंग द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। डिज़ाइन पैरामीटर्स ऑफ एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। सो इसमें फर्स्ट है एरेशन पीरियड, ठीक है, मतलब कि जो ऑक्सीजन हम सप्लाई करते हैं वो कितने समय तक करते हैं, या इसको हम और भी बोलते हैं हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम, जो कि किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ टैंक बाय रेट ऑफ सीवेज फ्लो इन द टैंक। टैंक का वॉल्यूम कितना है बाय कितना सीवेज उसमें फ्लो कर रहा है, ठीक। आप यूनिट से देख सकते हैं dt इक्वल्स टू v बाय क्यू, सो वॉल्यूम बाय डिस्चार्ज। नाउ नेक्स्ट इज फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो, f/m रेशियो, जो कि किसके इक्वल होता है, डेली बीओडी लोड अप्लाइड टू एरेटर सिस्टम, जो हम बीओडी देते हैं एरेटर में, राइट, बाय टोटल माइक्रोबियल मास इन द सिस्टम। टोटल माइक्रोबियल मास सिस्टम में कितना है, ठीक, ये होता है f/m रेशियो। ये मिनिमम 0.3 होना चाहिए। f/m किसके इक्वल हो जाएगा, q इंटू वाई नॉट बाई v इंटू एक्सटी, जो xt जो है वो mlbss है या mls है, मिक्सड लिकर सस्पेंडेड सॉलिड, राइट। और y जो है वो BOD है, ठीक, जो हम BOD अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वॉल्यूमेट्रिक BOD लोडिंग, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। क्या होता है, मास ऑफ BOD अप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, मास जो हम BOD में अप्लाई करेंगे वो किसके इक्वल हो जाएगा, q इंटू वाई नॉट बाय वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक यानी कि v। नेक्स्ट इज स्लज एज, किसके इक्वल होता है, मास ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इन द सिस्टम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉलिड लीविंग द सिस्टम पर डे। सॉलिड सिस्टम में है कितना बाय कितना सिस्टम को छोड़ के जा रहा है, वो होता है स्लज एज, जो कि किसके इक्वल होता है, v इंटू एक्सटी बाय QW/XR प्लस Q माइनस QW इंटू XC। नेक्स्ट इज स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, SVI। SVI क्या होता है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है ml में 1 ग्राम ऑफ सॉलिड, 1 ग्राम ऑफ सॉलिड से इन द मिक्सड लिकर आफ्टर सेटलिंग फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट्स के सेटल होने के बाद जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है वो होता है SVI। इसकी यूनिट क्या होती है, ml पर ग्राम। SVI इक्वल्स टू जो VOB है वो है सेटल स्लज वॉल्यूम, जो स्लज सेटल हो गया उसकी वॉल्यूम,
और जो XOB है वो क्या है, कंसंट्रेशन है सस्पेंडेड सॉलिड का इन मिक्स्ड लिकर में। नाउ स्लज क्या होता है, जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में हम जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स को सेटल कराते हैं, राइट। सो जो पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं वो होता है स्लज, ठीक। तो स्लज का प्रॉपर सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ठीक। अगर स्लज की पुअर सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है सो उससे क्या हो जाएगा, स्लज का बल्किंग हो जाएगा। नाउ उसके बाद जब स्लज हमारे पास आ गया, फिर हम स्लज का डाइजेशन करते हैं, राइट। सो स्लज डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम स्लज को स्टेबलाइज करते हैं बाय डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक मैटर। उसके जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको हम डिकम्पोज करते हैं अंडर कंट्रोल कंडीशंस में, कंट्रोल कंडीशंस में। उसके बाद हम उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, मतलब फेंक देते हैं सुटेबली आफ्टर ड्राइंग ऑन ड्राइंग बेड्स, ड्राई कर देते हैं हम उसको, ठीक। दिस प्रोसेस कैन बी अचीव्ड एरोबिकली और एनारोबिकली। इसको आप एरोबिकली भी कर सकते हो और एनारोबिकली भी कर सकते हो। नाउ स्लज डाइजेशन प्रोसेस, जब स्लज को हम डाइजेस्ट करते हैं एनारोबिकली में, तो स्लज जो होता है वो किस में ब्रेक हो जाता है, 3 फॉर्म में, डाइजेस्टेड स्लज, सुपरनेट लिक्विड और गैसेस ऑफ डिकम्पोजिशन में, राइट। डिस्पोजल ऑफ सीवेज, जो सीवेज को हम डिस्पोज करते हैं वो बेसिकली देयर आर 2 मेथड्स। फर्स्ट इज डाइल्यूशन, आप उसको मिक्स कर सकते हैं रिवर, लेक्स, पॉन्ड, सी में। नेक्स्ट इज डिस्पोजल ऑन लैंड, आप उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं लैंड में। नेक्स्ट इज डाइल्यूशन फैक्टर। डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है, द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द डाइल्यूटिंग वाटर टू दैट ऑफ द सीवेज इज नोन एज डाइल्यूशन फैक्टर, ठीक। आपको कितना पानी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, बेस्ड ऑन द डाइल्यूशन फैक्टर। डाइल्यूशन फैक्टर कितना है हमारे पास, उससे रॉयल कमीशन ऑफ सीवेज डिस्पोजल हैज लेड ऑन द फॉलोइंग स्टैंडर्ड एंड डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू अ पर्टिकुलर सीवेज। डाइल्यूशन फैक्टर के अकॉर्डिंग हम सीवेज को ट्रीटमेंट देते हैं, डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट हम देते हैं, राइट। नाउ डाइल्यूशन फैक्टर एंड द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन रिक्वायर्ड। अगर डाइल्यूशन फैक्टर 500 से ज़्यादा है तो कोई भी ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, आप सीवेज को डायरेक्टली डिस्पोज कर सकते हो, राइट। अगर डाइल्यूशन फैक्टर 300 to 500 है सो आप उसको सिर्फ और सिर्फ प्लेन सेडिमेंटेशन दोगे। इफ्लुएंट्स का जो सस्पेंडेड सॉलिड्स है 150 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक। अगर डाइल्यूशन फैक्टर 150 to 300 है, मतलब डाइल्यूशन फैक्टर कम है हमारे पास, ठीक, तो मतलब क्या हुआ, उसमें वेस्ट ज़्यादा है, सो उसमें हमको ट्रीटमेंट ज़्यादा देना पड़ेगा, जो कि क्या क्या देंगे हम, सेडिमेंटेशन, स्क्रीनिंग, सबकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। और इसमें क्या होता है, सीवेज इफ्लुएंट शुड नॉट कंटेन सस्पेंडेड सॉलिड्स। सस्पेंडेड सॉलिड्स जो है वो 60 ppm से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक। अगर डाइल्यूशन फैक्टर 150 से लेस है, मतलब बहुत गंदा पानी है, तो आपको सब ट्रीटमेंट देने पड़ेंगे, कंप्लीट ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज जोन्स ऑफ पोल्यूशन इन रिवर स्ट्रीम्स। सो जो पानी में हम वेस्ट को फेंकेंगे, सो यहाँ पे जोन्स होते हैं उसके पॉल्यूशन के। सो देर आर 4 जोन्स, जोन ऑफ डिग्रेडेशन, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, जोन ऑफ रिकवरी एंड जोन ऑफ क्लियर वाटर। जो जोन ऑफ डिग्रेडेशन होता है ये कुछ डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम होता है पॉइंट के, जहाँ पे सीवेज को हम डिस्चार्ज करते हैं रिवर में, ठीक। इसमें क्या होता है, एल्गेस तो मर जाते हैं बट जो फिश होती है वो उनका पॉपुलेशन कम होने लगता है, ठीक। इसमें जो DO होता है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन वो 40% तक रिड्यूस हो जाता है, ठीक। नाउ जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन में क्या होता है, DO जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो इतना फॉल हो जाता है कि 0 के इक्वल हो जाता है, तो यहाँ पे फिश सब मर जाती हैं, राइट। फिर जो जोन ऑफ रिकवरी होता है, इसमें क्या होता है, DO फिर से बढ़ने लगता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन 40% तक फिर बढ़ जाता है सैचुरेशन वैल्यू के, ठीक। फिर जोन ऑफ क्लियर के वाटर में क्या होता है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो फिर से राइज हो जाता है अप टू सैचुरेशन वैल्यू में, ठीक। बट जो पैथोजेंस होते हैं वो फिर भी यहाँ पे रहते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक इन दिस वीडियो इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। बेसिकली जो वेस्ट होते हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, म्युनिसिपल वेस्ट, सेकेंड इज इंडस्ट्रियल वेस्ट, थर्ड इज हैजार्डियस वेस्ट। जो म्युनिसिपल वेस्ट होता है वो जो घर से आता है, नॉर्मल जो रबिश होता है, गार्बेज होता है, वो होता है म्युनिसिपल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है, जिसमें इंडस्ट्रीज़ के जो ऑयल, ग्रीसेस और जो वेस्ट इंडस्ट्रीज़ के द्वारा होता है वो होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, राइट। और जो हैजार्डियस वेस्ट होता है, जो वेस्ट जनरेट होता है हॉस्पिटल से और सर्टेन फैक्ट्री से, वो होता है हैजार्डियस वेस्ट, राइट।
सो अब इसको हम डिस्पोज कैसे करते हैं, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट. सो देर आर मैनी मेथड्स ऑफ डिस्पोजिंग द सॉलिड वेस्ट. फर्स्ट इज ओपन डंपिंग, सेकेंड इज सैनिटरी लैंड फिलिंग, थर्ड इज कंपोस्टिंग, फोर्थ इज पल्वराइजेशन, उसको श्रेडिंग भी बोलते हैं, फिफ्थ इज इंसिनरेशन, सिक्स्थ इज पायरोलिसिस. ओपन डंपिंग में क्या करते हैं, हम डायरेक्ट सीवेज को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं. ये एक ओल्डेस्ट मेथड है डिस्पोजिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट. सैनिटरी लैंड फिलिंग में क्या करते हैं, हम सॉलिड्स को डिस्पोज करते हैं लो लाइंग एरियाज में, राइट. नेक्स्ट कंपोस्टिंग. कंपोस्टिंग में क्या होता है, एक बायोलॉजिकल मेथड है डिस्पोज करने का सॉलिड वेस्ट का. ठीक, दो तरीके से कर सकते हो, एरोबिकली भी और एनारोबिकली भी, राइट. जो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें आप सेपरेट करते हैं और बैक्टीरियल का कन्वर्शन करते हैं ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट का, उसको आप कंपोस्टिंग बोलते हैं. ठीक. पल्वराइजेशन. पल्वराइजेशन में क्या करते हैं, जो रिफ्यूज़ होता है उसको आप पल्वराइज्ड करते हैं ग्राइंडिंग मशीन्स में, ठीक है, ताकि उसकी वॉल्यूम कम हो जाए और उसके फिजिकल कैरेक्टर्स चेंज हो जाएं. ठीक. जो पल्वराइज रिफ्यूज़ होता है वो प्रैक्टिकली ओडरलेस होता है और अनअट्रैक्टिव होता है. नाउ नेक्स्ट इज इंसिनरेशन. इंसिनरेशन में क्या होता है, ये बहुत सबसे इफेक्टिव मेथड है रिड्यूसिंग वेस्ट मैनेजमेंट का. सो इसमें क्या करते हैं, हम वॉल्यूम को रिड्यूस करते हैं बाई बर्निंग इट. हम उसको जला देते हैं इन अ वेल डिजाइंड फर्नेस में हम उसको जलाते हैं बहुत अच्छे से. नेक्स्ट इज पायरोलिसिस. पायरोलिसिस में क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कन्वर्ट करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस में बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल क्रैकिंग एंड कंडेंसेशन रिएक्शंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के एब्सेंस में, राइट. इस प्रोसेस को हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी बोलते हैं. मैंने एक वीडियो एयर पोल्यूशन में डाला है जो कि 13 मिनट्स का है, आप उसको देख सकते हैं. एयर पोल्यूशन उससे कोई भी एग्जाम के लिए कवर हो जाएगा और ये वीडियो में आपको मैंने मैक्सिमम टॉपिक्स कवर किए हैं. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.